अपनी औकात अब पता चलनी चाहिए आपको। क्या इसकी आज़ादी है तुम इस लेवल पर रहो, नंबर 3 पर। नंबर 2 पर भी आने की कोशिश नहीं कर सकते। बेहोश है, उससे किसी तरह का कोई सबक लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे यहाँ जुमे में कोई सियासी खुतबा नहीं देना है। अगर दुनिया के ऊपर नज़र न रहे तो वो अपना मकाम तय नहीं कर सकेंगे और अपनी जिम्मेदारी भी जो उस लेवल के ऊपर है तय नहीं कर सकते। तो बाखबर रहना चाहिए और मालूम होना चाहिए ताकि हम किस मौके पर क्या करें। होश तो नहीं है, मेरे कहने से कुछ लोगों तक जो बात पहुंचेगी उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा एक शुरुआत होती है किसी लेवल पर, कभी आगे बढ़ती है और आएगा एक वक्त जब काम आएंगे। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, यहाँ उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन का पहला फेज़ कल हुआ पूरा। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही होगा जैसे आपने यहाँ देखा कि लगे हुए हैं लोग ऐसे बेपनाह उसके अंदर, जैसे बहुत बड़ी कोई नेमत एक दूसरे से टकराने के लिए, चाहे जिस पार्टी में चले जाए, किसी तरीके से चेयरमैनशिप मिल जाए, उसमें कुछ पावर आए, कुछ पैसे आए, इससे कोई मतलब नहीं अपने आइडियल से और इससे और ऊपर। क्योंकि रामपुर मुस्लिम मेजॉरिटी सीट है। अब इस लेवल पर आपने देखा कि जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर पिछली दफा जैसा जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था उस जैसा कर्फ्यू मुसलमान एरियो में नहीं लगा, इसलिए कि हर पार्टी के कैंडिडेट मुसलमान थे। उससे कोई सबक, मैं सबक लेने का मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाई करें कोई और, लेकिन इसे देखें कि हालात किधर जा रहे हैं। जरा सा मामूली सा भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि कोई गैर मामूली बात हुई थी कि टोटल कर्फ्यू मुसलमान एरियो में लग गया था। बात इसकी नहीं कि कौन जीता कौन हारा, हमें तो इससे मतलब ही नहीं उस सियासत से। असल बात यह कि मुसलमानों की वैल्यू क्या रही है, इनकी पोजीशन किस जगह जा रही है। जो रूलिंग पार्टी है वो कोई एक भी टिकट मुसलमानों को कहीं नहीं दिया उन्होंने, एमपी के लिए, एमएलए के लिए, पार्लियामेंट या असेंबली के लिए। अब इस छोटे लेवल के ऊपर उन्होंने खुद भी मुसलमानों को टिकट दिए, बहुत सी जगहों पर दिए। अपनी औकात अब पता चलनी चाहिए आपको। क्या इसकी आज़ादी है तुम इस लेवल पर रहो, नंबर 3 पर। नंबर 2 पर भी आने की कोशिश नहीं कर सकते। बेहोश है, उससे किसी तरह का कोई सबक लेने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इस लेवल के ऊपर जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां अब कर्फ्यू नहीं लगा सकते, नंबर 1। नंबर 2, वही जिन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया किसी एक जगह भी, वो चाहते मुसलमान इनके साथ आ जाएं और इस लेवल पर रहें, तो खूब दिए बहुत मुसलमानों को टिकट पूरे सूबे में, ताकि लोग साथ में मुसलमान रहें, लेकिन ये समझ लें कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हें कहां रहना है। बात मैं कोई सियासी नहीं कर रहा, ना मैं कोई आपको किसी पार्टी के खिलाफ भड़काने की कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ आपको अपनी पोजीशन समझने की मैं बात कर रहा हूं कि इसका जरा सा भी एहसास नहीं है। मैं किसी मुसलमानों को ये नहीं मशवरा दे रहा किसी के खिलाफ चले जाएं। ऐसा भी तो हो सकता था कि वही लोग जिन्होंने एक भी टिकट कहीं नहीं दिया वही उस लेवल पर भी मुसलमानों को टिकट देते, लेकिन जरा सा भी कोई फिक्र नहीं है। जो हमने सीन यहां देखा वही सब जगह होगा।
पूरे यूपी में होगा। इनको इस लेवल से ऊपर उठकर कि किसी तरीके से कोई छोटी सी सीट पावर की मिल जाए या पैसों की मिल जाए, इससे आगे बढ़कर कोई फिक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं, जरा सा नहीं किसी को, चाहे वो जिस पार्टी से, पार्टी तो मकसद ही नहीं रहा है, जिधर फायदा देखा हो उधर चले गए, या समझ रहे हैं कि फायदा होगा और किसी जगह कोई फायदा नहीं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं, उससे तो कोई मतलब होने का सवाल ही नहीं, जब नेशनल सीन पर भी किसी तब्दीली के बारे में कुछ जरा सा भी कोई सोचने का एहसास नहीं। वो जिन्हें कौमों की इमामत के लिए भेजा गया था, उन्हें तो दुनिया से बाखबर रहना था, दुनिया की भलाई के लिए उनके इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होना था। लेवल क्या आ गया, एक गैंगस्टर का इनकाउंटर हुआ अतीक का, गलत तरीके से किया, वो तो पूरी दुनिया जानती। उसका एक एनकाउंटर हुआ। अभी एक हिंदू गैंगस्टर का भी तो एनकाउंटर हुआ, मुसलमान था, अभी हुआ। वो जब हुआ था अतीक का एनकाउंटर, उस पर हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े आलिम बहुत रोए और बहुत उनके दुख भरे बयानात आए कि ये क्या हो गया, जैसे इस्लाम खत्म हो गया अतीक को मारने से। अखलाकी एतबार से हुकूमत के उसके डेमोक्रेटिक हुकूमत होने के अंदाज से जो एनकाउंटर हो रहा है वो सब जानते हैं कि गलत है या ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं और होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं कि जो ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे होती हैं। लेकिन था तो वो गैंगस्टर, उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक? उसके गैंगस्टर पे इतने दुख के मारे जाने के ऊपर ऐसे दुख का इजहार कि जैसे ये तो मुसलमान खत्म हो गए। ये है फिक्र के जब कोई बड़े लेवल का मुसलमान गैंगस्टर मारा जाए तो उसके ऊपर जाग जाएं मुसलमान, और ये नहीं है कि जो चारों तरफ देख रहे हैं हो रहा है उसके ऊपर जाग जाए। वो प्योर कॉम्युनलिज्म है, खालिद फिरका परस्ती, कि जहां सिर्फ इसलिए कि कोई गैंगस्टर मुसलमान था उस पर कोई आलिम रोना पीटना मचाए। एक ने मचाया, दूसरों के हो सकता है और भी दूसरों को बहुत सुख है, दिली जज्बात यही हो, और हिंदू गैंगस्टर के मारे जाने पे भी रोते। मकसद ये था कि मुसलमान मारा गया इसलिए रोए। ये पोजीशन मुसलमान हासिल कर ले और वहां पर उसकी खत्म कर दी जाए, ये मकसद है हमारा, ये नज़्बुल ऐन है कि खत्म कर दी गई, बड़ा दुख हुआ। इत्तेहाद मुसलमानों का, इस्लाम अगर सामने रखा जाए तो दुनिया के मफाद के लिए होना चाहिए, इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर किसी के खिलाफ होता है तो वो फिरका परस्ती है। बातें बहुत सुनी होंगी आपने, होती रहती है कॉन्फ्रेंसेस, इत्तेहाद, मुत्तहिद हो जाए, यूनिटी हो जाए। यूनिटी बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी है, मुसलमानों की आपस में भी और मुसलमानों की बाकी सबके साथ भी। यूनिटी बहुत अच्छी चीज है, इत्तेहाद बहुत जरूरी है। इत्तेहाद मुल्क में हो जाए तो भी ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। लेकिन इत्तेहाद अगर किसी के खिलाफ होगा, चाहे वो मुसलमानों का इत्तेहाद हो, तो वो फिरका परस्ती है। इत्तेहाद लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, इंसानियत की भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसे ही पूरे मुल्क के लेवल के ऊपर अगर सारी कम्युनिटीज में यहां इत्तेहाद हो जाता तो मुल्क बहुत आगे जाएगा। मैं उस पर कुछ रोशनी डालूंगा, आगे जाने का मतलब क्या है बात को। लेकिन वो इत्तेहाद दुनिया में किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो इत्तेहाद दुनिया की भलाई के लिए होगा, तब वो देरपा होगा, तब वो पायदार होगा। वरना अगर कुछ अरसे चले भी और उससे कुछ फायदे भी हो तो वो आगे देरपा नहीं होगा। और उसको ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म कहते हैं, जहां इंसानियत को बांटना, हम सुपीरियर, बाकी दुनिया के इंसान इंफीरियर या कमतर दर्जे के, तो वहां फिर टेंडेंसी है, रुझान ये आ जाता है
एग्रेसिव नेशनलिज्म जिसे कहते हैं। मैं फिर ये कह रहा था कि दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं बड़े लेवल के ऊपर। असल में एक लेक्चर मेरा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर है, कुछ सालों पहले मैंने दिया था, जिसमें वहां से मैं लेकर चला था जहां कॉलोनियलिज्म था। ये बहुत से मगरबी यूरोप के बाद ममालिक ने जगह जगह दुनिया के मुल्कों पे कब्जे किए हुए थे, अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। वहां से लेकर जो तब्दीलियां होती रही, वर्ल्ड ऑर्डर यानी कि दुनिया का निजाम में कौन ऊपर जो दूसरों को चला रहा है, वो तब्दीलियां अब से कुछ साल पहले तक की मैंने उसके अंदर रखी थी। कुछ सोचने की बातें भी रखी थी। उसमें यह भी कहा था कि एक वॉइड, एक खला पैदा होने जा रहा है अब दुनिया में पावर के लेवल के ऊपर, कि अब दुनिया में पावर असल किसके पास रहेगी। जंग अजीम के बाद, वर्ल्ड वार्स के बाद जो दो पावर्स थी दुनिया के अंदर, बाइपोलर वर्ल्ड थी, यूएसए और सोवियत यूनियन। फिर बदला वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहते हैं, ताकत का तवाज़ुन, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई यूएसए। अब फिर एक खला पैदा होने जा रहा है और कुछ नई ताकतें उभर रही हैं। खला को, वो जो वॉइड है उसे कौन मेकअप करेगा, कौन बढ़ेगा। अपॉर्चुनिटी बहुत सौ के पास है, कई प्लेयर्स हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं जो उसे फिलअप कर सकते हैं। दुनिया के मुसलमान भी कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे जो उनकी मौजूदा जो पोजीशन है। मैं पहले अलामात चंद सामने रखूं, कोई चीज मिस नहीं हो जाए, इसलिए मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए थे। साइंस क्या है जो चेंजेस चल रहे हैं अभी पिछले दिनों के अंदर, पिछले बहुत कम अरसे के अंदर फिर कुछ तब्दीलियां हुई। लेकिन अच्छा होगा कि आप उस लेक्चर को जरूर सर्च करके सुन लें। ये उसकी एक तरीके से सीक्वेंस है, उसके आगे की अगली किस्त, और पूरा नहीं होगा, अगले जुमे तक बात जाएगी। बहुत अहम बात है। मुझे यहां जुमे में कोई सियासी खुतबा नहीं देना है, लेकिन इस्लाम की और मुसलमानों की दुनिया, और अपने समेत, मुसलमानों समेत और बाकी दूसरों के ऊपर भी अगर दुनिया के ऊपर नजर न रहे तो वो अपना मकाम तय नहीं कर सकेंगे, और अपनी जिम्मेदारी भी जो उस लेवल के ऊपर है तय नहीं कर सकते। तो बाखबर रहना चाहिए और मालूम होना चाहिए ताकि हम किस मौके पर क्या करें। होश तो नहीं है, मेरे कहने से कुछ लोगों तक जो बात पहुंचेगी उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा एक शुरुआत होती है किसी लेवल पर, कभी आगे बढ़ती है, और आएगा एक वक्त जब काम आएंगी। मैं अंदाजन नहीं कह रहा, मुझे मालूम है, उसके भी सबूत है मालूम होने के। जो साइंस हैं उन अलामात के अंदर अमेरिका की वन साइडेड, अब इस वक्त लेटेस्ट वन साइडेड फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, यानी इससे पहले तक देखिए अफगानिस्तान में इतने दिनों रहा, इराक में इतने दिनों रहा, बड़े लंबे पीरियड तक 10-10 साल। तो उसने मगरबी यूरोप के ममालिक हत्या के फिर जापान तक को साथ में मिलाया, कहीं प्रेशर डालकर, कहीं अपनी डिप्लोमेसी के जरिए। हम सब साथ मिलकर कर रहे हैं, असल में तो वही कर रहे थे, तय भी उन्होंने किया था, लेकिन साथ लेकर चलते थे। अब पिछले कुछ अरसे से इस रुझान, टेंडेंसी में तब्दीली आई। ये तब्दीली आगे मैं जैसे बताना चाह रहा हूं, उस खला को, उस वॉइड को जो पैदा होने जा रहा है, और उसे कौन आगे बढ़कर पूरा कर सकता है, उस पर बड़ा असर पड़ने वाला है इस तब्दीली का, चाहे बिल्कुल फौरन न पड़े। कौमों की जिंदगियों के अंदर तब्दीलियां आने में कुछ डेकेड्स भी लग जाती हैं, कुछ दहाइयां भी लग जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि 2-3 सालों के अंदर इधर गड़बड़ की और 2 साल बाद रिजल्ट्स आ गए। उन्होंने एक अपने एलाइज बना रखे थे, अब भी हैं नाम के लिए, लेकिन उनके साथ में कमी हुई है, और वेस्टर्न यूरोप और मगरबी यूरोप के उनके साथ में एतमाद में कमी हुई। अब वो फैसले अपने एकतरफा कर रहे हैं बजाय साथ लेने के, सब और साथ लेकर चलने के।
एक ये रुझान, ये अलामत है कुछ आगे जो तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये वॉइड कहते हैं। ये बड़ी ताकतें हमेशा लड़ती रही हैं, हमेशा लड़ी। ये एक जंग का मैदान पहले डायरेक्ट लड़ती थी आपस में, अब आपस में डायरेक्ट नहीं लड़ती। अब किसी और तीसरी जगह को ये मुंतखब चूज कर लेते, वहां लड़ती। इससे उनके हथियार भी बिकते हैं, उनके फौजियों का कुछ एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है, लगातार टच में रहते हैं कि जंग चल रही है। जहां फौजी जाते हैं अपने भी इकोनॉमी भी अपनी बढ़ती है इस जंग से, वो उन हथियारों के सेल होने से। वहां उन हथियारों के तजुर्बे से बाकी दुनिया को वो हथियार बेच पाते हैं। लेकिन बना लिया, मालूम नहीं ना इसका सही रिजल्ट क्या निकलेगा। जब उनका कुछ टेस्ट हो चुका है तब कोई दूसरे मुल्क खरीदते। तो जंग इनकी जरूरी है हर जगह, जिन्हें हम सुपर पावर्स कह लें या बड़ी ताकतें कह लें। जंग का मैदान पहले वेस्ट यूरोप था, ये वर्ल्ड वार्स के अंदर। उस वक्त तक ये आपस में लड़ रहे थे। अब वहां से ये शिफ्ट हुआ कि आपस में अपने यहां नहीं लड़े। जंग का मैदान मिडिल ईस्ट को बनाया, मशरिक वस्ता को। एक जमाने तक यहां पर जंग करते रहे। तो वो जंग उनकी ऐसे नहीं थी कि अमेरिका और सोवियत यूनियन या अमेरिका और बाद को रूस बन गया, वो आपस में लड़ रहे हो ऐसे डायरेक्ट। ना अमेरिका ने रूस के ऊपर कोई बमबारी की, ना रूस ने अमेरिका पे कोई बमबारी की। लेकिन अपने अपने उन्होंने इलाके वहां छांट लिए और वहां पर उन्होंने ये इनडायरेक्ट लड़ाई जो है वहां पर रखी। चल रही थी एक जमाने से। ऐसा महसूस होता था कि यहां ये तो वो इलाका है जिसकी जंग कभी खत्म ही नहीं होगी इस इलाके के अंदर। अब वो फिर शिफ्ट हुआ है, वहां पर निस्बतन अमन आ गया। ये अभी चंद साल के, अभी लेटेस्ट ये डेवलपमेंट्स। वो दरमियान में चीन कूदा और उसने सऊदी अरब और ईरान के अंदर एक आपस में थोड़ा पैचअप करा दिया। अमेरिका तो कट्टर ईरान के खिलाफ था। ईरान और सऊदी अरब नंबर 2 के लेवल पर, असल में तो ऊपर वही दूसरे लड़ रहे थे, नंबर 2 के लेवल के ऊपर ये लड़ रहे थे, अलग अलग उन सुपर पावर्स की तरफ से। ये चीन आया, इसने इन दोनों का पैचअप करा दिया, चाइना ने। लेकिन चाइना एक उभरती हुई ताकत है चीन, ये भी उन अलामात में से। फिर कुछ पैचअप जो है वो तुर्की और सऊदी अरब में भी हो गया थोड़ा सा। सऊदी अरब में इसको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था कतर को। वो आइसोलेशन यानी अलग थलग हो जाना वो खत्म हो गया। इधर उन्होंने बहुत से मुल्क बना लिए थे। वो एक तरफ थे अरब ममालिक और कतर का बाइकआउट चल रहा था। इसलिए चल रहा था कि उनको ये था कि तुम कुछ ईरान से ताल्लुकात रखते हो, तुम कुछ तुर्की से ताल्लुकात रखते हो। ये पैचअप हुआ तो वो भी खत्म हो गया। तब्दीली है, मैं तो ये बता रहा हूं आपको, अलामात चेंजेस जो चल रहे हैं। चाइना बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। अभी ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड की वो ऐसी सुपर पावर है जैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन या फिर हुआ करते थे। लेकिन इनकी डिप्लोमेसी नहीं चलेगी ज्यादा दिन, चाइना की। ये वक्ती कामयाबी है, इन वक्ती कामयाबी में बढ़ रहा है आगे। इसलिए नहीं चलेगी कि पूरी दुनिया बहुत देख चुकी है इनके इस मिजाज को, एक्सप्रेशनिज्म, कब्जे के मिजाज को। नंबर 1 ये भी हमारा है, वो एरिया चारों तरफ, यानी कि ये इंडिया बॉर्डर के ऊपर चारों तरफ ये हिस्सा भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, और उसको हम ताकत से ले लेंगे। नंबर 1। और नंबर 2, जिन मुल्कों की मदद करते हैं उनके साथ, और वो उन मुल्कों की मदद करते हैं जो मदद के बहुत जरूरतमंद होते हैं, और निचोड़ देते हैं। मुआहदे ऐसे होते हैं कि उन्हें निचोड़ देते हैं, यानी ऐसा होता है कुछ नहीं रह जाता उनके अंदर। इस तरह के मुआहदे होते हैं। शुरू में तो ऐसे महसूस होता है कि इन्होंने हेल्प की। तो ये जो इस्तेसाल, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण वाला और एक्सपेंशन, फैलाव की टेंडेंसी सारी दुनिया समझ गई है, जानती है। फिर भी ताकत है, इकोनॉमी है, मईशत, इसलिए वक्ती उनकी डिप्लोमेसी कामयाब हो जाती है, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगी। ये पॉलिसीज नहीं चलती, इन्हें खत्म होना ही होता है। ये तारीख इस बात की बहुत लंबी गवाह है।
तो परमानेंट इस वॉइड को मैं तो अलामात बता रहा था जो आने वाली है, भी रह गई उसके अंदर। ये बताता चलूं कि चाइना उसे फिलअप नहीं कर पाएगा, हालांकि बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है। और एक दूसरी वजह है नहीं कर पाने की, और वहां फिर आता है हिंदुस्तान। ये भी मैं तफसील से बात को रखूंगा। हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया, चाइना नंबर 2 पे गया। बात सिर्फ ये आबादी बढ़ जाने की नहीं है, लेकिन शुरू से बरसों से जो एक पॉलिसी उन्होंने चलाई थी अपनी आबादी को कम करने की, नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया वहां आबादी कम होने का, हर साल कम बढ़े, कम नहीं, अब आबादी कम हो जाए, और वो नेगेटिव ग्रोथ रेट पर आ गए। तो जब वो इस जगह पर आ गए, तो जब ये होता है, और ये जाहिर है कि एक साल में नहीं होता, ये 20-30 साल में होता है, 20-30-40 साल 50 साल में। तो जब वो इस जगह आ गए कि आबादी कम करें अपनी, इससे क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। कुछ अरसे तो बढ़ रही नजर आई, आगे घटनी, खत्म होनी, इसलिए कि वहां जब बच्चे पैदा होने कम हो जाएंगे, नौजवान यूथ कम हो जाएंगे, बूढ़े बूढ़े रह जाएंगे। ये प्रॉब्लम यूरोप में और जापान में पहले से मौजूद है। अब चीन उसमें आ गया उसी लिस्ट के अंदर। घटती आबादी, दुनिया को इनोवेशन यानी नई दुनिया के मार्केट में नई चीजें बेहतर से बेहतर लाने वाले, इससे मार्केट कैप्चर होता है नई चीजें लाने से, और वो भी बहुत अच्छी। उसके अंदर वेस्टर्न यूरोप, मगरबी यूरोप भी है, जापान भी है, और साउथ कोरिया भी है। लेकिन ये सब वो है जो घटती आबादी के शिकार है, वहां बूढ़े बढ़ रहे हैं और परेशान है। कि अब परेशान इसके लिए है कि कैसे आबादी को वापस बढ़ाएं। मिजाज बन गया कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, ऐसे ही खुश है। बहुत हो गया तो एक हो गया, अब एक के बारे में भी नहीं सोचते, ऐसी ही जिंदगी गुजारे, ऐसी ठीक है। बूढ़े होने वाले ज्यादा, चूंकि मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद एवरेज एज जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं उसे, वो बढ़ गई। लोग बीमारियों से जल्दी मर जाते थे, अब बूढ़े होंगे, इलाज होते रहेंगे, तो बूढ़े बढ़ने शुरू हो गए, नौजवान कम होने शुरू हो गए। जिस मुल्क में जवान खत्म हो जाए वो आगे नहीं जा सकता, उसे पीछे हट, जहां बूढ़े रह जाएं। सब परेशान है कि अब कैसे करें। बहुत इंसेंटिव दे रहे हैं, बहुत तरह तरह की स्कीम अपने मुल्कों को दे रहे हैं, इनसे कहते हैं आबादी अपनी कम करो, और अपने यहाँ ये सब लगातार लगे हुए इंसेंटिव देने के ऊपर, सारे यूरोप के ममालिक और जापान के आबादी बढ़ाओ, और उसके ऊपर फिर वो तरह तरह के उन्होंने तरगीब देने की स्कीमें रखी हुई हैं कि जो एक नहीं 2 बच्चे पैदा करे उसको क्या मिलेगा, और जो 3 करेगा उसे क्या मिलेगा। नहीं करते लोग, तो वो तो जब कभी कोई जाके मिलेगा, जिंदगी भर के लिए एक बच्चा पालना होगा। वो मिजाज ही खत्म हो गया। हिंदुस्तान सरे फहरिस्त है बड़े ममालिक की फहरिस्त के अंदर, सबसे ऊपर इस मामले में, कि जहां 60% है 30 साल से, विद इन 30 ईयर्स की एज के लोग, 30 साल के अंदर। इतनी बड़ी यूथ की फौज दुनिया में कहीं नहीं। मैं कहता चला आया हूं, आज से नहीं, बहुत अरसे से, बहुत सालों से। आबादी घटाना तरक्की के रास्ते में रुकावट डालना है। जहां कहते थे वो खासतौर से उन फोरम के अंदर जरा सेकुलर है, या उनके अंदर हमारी जो बातचीत होती थी जिसके अंदर गैर मुस्लिमों से राब्ते होते थे, भड़क जाते थे वो कि ये क्या कह रहे हैं आप, ये तो आप देश के हित की बात नहीं कर रहे, देश के को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। ये कि आप पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, रिसोर्सेज कम नहीं है, अल्लाह का वादा है। यानी ये तो हम आंकड़े दे सकते हैं, तवज्जो दिला सकते हैं, लेकिन असल बात यह हमारे लिए कि अल्लाह ने कहा है कि कभी कम नहीं होंगी। यानी जराए जो है खाने के हाथ, मकदार कभी कम नहीं होगी। वमामिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, अल्लाह ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके लिए रिस्क रखें जमीन के ऊपर, जितनों जानों को दुनिया में आना है। ये अल्लाह ने कहा हमारे जिम्मे है, जितनी जानें आएंगी उनकी रोजी हो जमीन पर। लेकिन इंसानों को जो आज़ादी दी है उसमें अल्लाह ने अपना ये कंट्रोल नहीं रखा है कि एक दूसरे का छीन कर नहीं खा जाए।
तो ये मिसमैनेज करते हैं, इनका मैनेजमेंट गलत है, एक दूसरे का छीन कर खा जाता है। वरना ये इंसानों को पैदा करने वाले का दावा था या उसने बताया था कि ये तो हमने अपने जिम्मे ले रखा है, और इससे कभी मईशत खराब नहीं होगी, होगी इससे भी ज्यादा भी, अगर आबादी बहुत कम हो जाए तब भी होगी, यूथ नौजवान हो तब भी होगी मईशत खराब, वर्किंग हैंड कम हो जाएंगे, आबादी कम होगी तो। सही मैनेजमेंट उसका, एजुकेशन पर ध्यान हो, तालीम के ऊपर सबकी, मतलब अगर मुसलमान ज्यादा गरीब है तो उनको मुसलमानों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें कि इनकी एजुकेशन अच्छी हो जाए ईमानदारी से, ताकि पूरे मुल्क तरक्की कर सके। अगर दलित ज्यादा गरीब है तो इन पर तवज्जो दें, और वो तवज्जो किसी दूसरे की कीमत पर नहीं, उसकी कॉस्ट पर नहीं, बल्कि इनको उठाने के तरकीब है कि उनका एजुकेशन हो, उनकी हेल्थ की चीज। तो फिर ये मुल्क के पास से यूथ के वर्किंग हैंड्स होंगे, ये भेड़ बकरियां नहीं होंगी खाली। साहब कुछ लोग जो है उनकी वजह से तरक्की होती है और बाकी तो ये ऐसे ही होते। इस एस्पेक्ट पे या इस पहलू पे मैंने बोला है पहले बहुत, वो कहते कब आबादी बढ़ी, कब ग्लोबलाइजेशन हुआ और कैसे अहमियत बढ़ गई उन मुल्कों की जहां आबादी ज्यादा थी। इसलिए कि पहले लेबर गई, फिर बाद को उसके बाद मैनेजर्स जाने लगे, उनको जरूरत थी, उनके यहाँ लोग खत्म हो गए मैनेज करने वाले, पहले लेबर खत्म हुई, अब मजबूर है कि बुलाते चले जाएं, तो आगे कंट्रोल उनका होना है जिनकी आबादी ज्यादा है। और कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि उन मुल्कों पे कब्जा कर लेंगे। आज की दुनिया का कंट्रोल इकोनॉमी से चलेगा, मईशत से चलेगा। रूस बैकफुट पर आ गया, ये पहले मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के बाद अब आ गए ईस्ट यूरोप के अंदर जंग का मैदान। यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो गई, 1 साल से ज्यादा हो गया, इधर बंद हो गई। हद ये कि ये एक्टिविटीज भी जो है अब तकरीबन खत्म सी हो गई, वो जो कहलाती थी ISI और अलकायदा की। बात को हाथ से निकल गए थे अलकायदा, लेकिन अमेरिका की खड़ी की हुई थी, ISI इजराइल की खड़ी की हुई। ये दोनों जो है अब तकरीबन एक्टिविटीज इनकी खत्म सी हो गई थी। जो मुल्क आपस में वहां पर लड़ रहे थे उनके दरमियान में कुछ पैचअप हो गया, मुआहिदा सा हो गया, मैदान जंग बदल दिया। अब वो मैदान जंग जो है वो मशरकी यूरोप पर आ गया है, शुरू हुआ है अभी यूक्रेन, ये शुरुआत है, बढ़ जाएगा, इसमें कूदेंगे और जब तक, लेकिन इधर रुक गई जंग। तो ये बड़ी तब्दीलियों की बात कर रहा था। अलामात क्या है कि चेंजेस जो आ रहे हैं। 1 साल हो गया, रूस कुछ नहीं कर सका, सुपर पावर है, इंटरनेशनल सीन के ऊपर बैकफुट पर जा रहा है, पीछे हट रहा है। ये जो एक ताकतवर मुल्क था, लेकिन मालूम ये हुआ कि पीछे हट रहा है। चाइना बढ़ रहा है उसकी जगह आगे, चीन बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया ज्यादा अरसे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिए कि मजबूरी में मुल्क उनको उसको अपने यहां दखल देने दे और उसका साथ दें, लेकिन सब जानते हैं कि ये निचोड़ देगा। तो इससे जैसे मौका मिलेगा इससे इंडिपेंडेंट होंगे या इससे बचकर रहेंगे आगे जाके। यानी लॉन्ग रन में ये पॉलिसी नहीं चलेगी। एक मिजाज देख लिया एक जमाने से, यानी कि अभी फौरी तौर पर है, ये मिजाज जो है वो अभी है। एक नया ट्रेंड और अलामात के अंदर पूरी दुनिया में इस वक्त, चाहे वो इधर इंडोनेशिया मलेशिया हो, और चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे यहाँ हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये पहले नहीं था, चंद साल पहले। पूरी दुनिया में मुसलमान अब ये चाहते हैं कि जमहूरी हुकूक मिले, डेमोक्रेटिक आज़ादी हो। ये सर्वे हुए प्यू रिसर्च सेंटर ने कराए पूरी दुनिया में, तो कह रहे पूरी दुनिया के मुसलमानों का रुझान अब ये हो गया कि हमें जमहूरी हुकूक मिले, डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। एक बड़े हिस्से में शहनशाहियत है, वो शहनशाहियत, लेकिन लोगों का मिजाज ये कि हमें जमहूरी हुकूक मिले। और थोड़ा सा लोगों के इस मिजाज को गेज करते हुए वहां कुछ तब्दीलियां हो भी रही, मामूली, जो बहुत ज्यादा सख्ती थी उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर भी रहे।
एक ये रुझान, एक बिल्कुल एक ये पूरी वर्ल्ड की दुनिया की सियासत के लिए बहुत अहम बात है, इसलिए कि मुसलमानों की तादाद बहुत है। ये अलग बात है कि वो मुत्तहिद नहीं या यूनाइटेड नहीं, लेकिन अपने आप में ये चंद साल पहले ऐसा नहीं था कि दुनिया के सब मुल्कों में मुसलमान ये चाहते हो। अब मुस्लिम पब्लिक दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों में चाहती है कि हमें जमहूरी हुकूक मिले। साइंस जो मैं आपको अलामात बता रहा था, और साथ ही ये चंद साल पहले ये भी नहीं था, सब जगह नहीं था, बात जगह था, बात जगह नहीं था। मुसलमानों में अमेरिका के खिलाफ बढ़ता हुआ रुझान, उन मनफी रुझान, नेगेटिव अमेरिका के लिए। बहुत बड़ी तादाद इंडोनेशिया में, दूसरे बहुत से ममालिक में प्रो अमेरिकन थी मुसलमानों की। अभी चंद साल पहले बड़ी तेजी के साथ में बदल गई ये पोजीशन। इसको दुनिया के नक्शे पर चाहे मुसलमान मुत्तहिद नहीं हो, इग्नोर या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि बहुत बड़ी ताकत है अलग अलग बिखरे हुए मुसलमान। तो एक जो सुपर पावर है, जो बहुत मुसलमानों को लगातार अभी वो अपनी ताकत के जरिए या हथियारों या वहां पर मौजूद के जरिए कुछ थोड़ा बहुत जो कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल और लूज हो जाएगा। हुकूमतों को बहरहाल अवाम के मिजाज को भी देखना है, चाहे वो किंग हो, शहनशाह हो, तो ये कंट्रोल उनका और लूज होना है। ये बहुत बड़ा कंट्रोल था जो यूएसए के पास था। दुनिया की एक बड़ी तादाद के मुसलमान जो है वो जहां जहां है मुल्कों में वो प्रो अमेरिकन थे, अमेरिका के फेवर में। यानी उस अमेरिका के फेवर का मतलब जो बड़ी ताकतें उनमें आपस के मुकाबले में वो उसको फेवर करते थे जहनी तौर पर। एक ये तब्दीली आई है। और फिर ये कि ये तो थी अलामात। एक वॉइड क्रिएट होने जा रहा है। मैंने पिछले जो मैंने आपसे कहा कि पिछला उसे बहुत अहम उसके अंदर डेटाज हैं और वाकयात हैं जो यूट्यूब के ऊपर है, उसे आप निकाल कर देख जरूर लीजिएगा, ये उसके बाद का पार्ट है। इसलिए कि बड़ी तेजी से अब फिर कुछ तब्दीलियां हुई हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से है। मैंने उसमें ही कहा था एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, खला पैदा हो रहा है दुनिया के आलमी निज़ाम के अंदर, या जिसे हम वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। खला जब पैदा होता है तो उसे कोई आगे बढ़ के पुर करता है। ये सलाहियत, ये कैपेबिलिटी मैंने आपको बताया चीन में थी बहुत, लेकिन नहीं, चीन नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें अकेले नहीं कर सकते, ब्लॉक बनाना होता है, साथ में लेना होता है। इनका ब्लॉक सिंसियर, हकीकी नहीं बन सकेगा। मगरिबी यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ी थी, अब उनके यहां भी रुझान ये हो गया अपना अपना। उसके अंदर यूरोपियन यूनियन से ये अलग हो गया। जो सबसे बड़ा उसका प्लेयर था ब्रिटेन, हम अपना देखें। इसलिए कि जब भी कुछ मुल्कों का एक आपस में इत्तेहाद होता है, वो मुल्क अलग अलग हो, तो हमेशा ये होता है कि जो जिसके पास ज्यादा होता है थोड़ा तो उसके पास से ज्यादा जाता है, और जिन्हें मिलता है उन्हें ज्यादा मिलता है जो कमजोर होते हैं। बहुत तरक्की की इन मुल्कों ने, अब ये जवाल की अलामत है, ये इसका टूटना। जो उसमें सबसे बड़ा था वो अलग हो गया। और दूसरी बात ये कि वही मैंने अभी पहले बताई थी, आबादी की कमी और यंगस्टर्स का कम होना, बूढ़ों का बढ़ना। ये नहीं कर पाएंगे आगे आने वाली दुनिया के अंदर उस वॉइड को पूरा, उस खला को पूरा नहीं कर पाएंगे। मुसलमान कर सकते थे, लेकिन उनमें जो बिखराव है ये इस वक्त का एक जो वक्ती थोड़ा सा, जिसे हम कह लें कि मैंने बार बार इसे पैचअप कहा, जरा सा जो आपस में एक दूसरे के मुखालफत को और डायरेक्ट जंग को रोका है, सिफारत खाने कायम कर दिए जहां पे तोड़ लिए थे, ये इतना काफी नहीं है। तो बहुत बड़ी ताकत होते। इसमें एक बात और बहुत अहम है मुसलमानों के मामले में, बेपनाह अहम है। दो बड़े सेंटर हैं मुसलमानों के, तीन कह लें हम, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान में तो टेंशन है शिया सुन्नी की वजह से। ये अपनी शियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो अपनी सुन्नियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और शियत को रोकना चाहते हैं। यह है फिरका बंदी इस बुनियाद पर। और सऊदी अरब और तुर्की में एक तारीखी जो आपस में टकराव है। पहले खिलाफत थी बनु उमैया की, फिर खिलाफत थी बनु अब्बास की, ये तो थे अरब। खिलाफत उस्मानिया आ गई, ये थी तुर्की। सेंट्रल मुसलमानों की खिलाफत का तुर्की बन गया। कैसे खत्म हुआ, एक लंबी तारीख है।
खत्म करने वाले कौन थे? तो यही मगरबी ममालिक थे कि कैसे उस ताकत को तोड़ा गया और कैसे खत्म हुआ वो। लेकिन मुसलमान ज़हनी तौर पर ऐसे आपको नहीं महसूस होगा कि आज भी तुर्की से है जुड़ा हुआ, तुर्की से भी आज भी जुड़ा हुआ है, जहां से खिलाफत आखिर में हुई थी और आखिर में खत्म हुई थी। अभी पिछले सालों में तुर्की से 2 ड्रामे आए, सीरियल वो ब्रॉडकास्ट किए गए। अर्तुगरुल आया, और ये अर्तुगरुल पूरी दुनिया में के मुसलमानों के अंदर बेपनाह पॉपुलर हुआ। ये था जब सल्तनत उस्मानिया शुरू हुई थी, जो बानी था खलीफा उस्मान पहला, उसके फादर वो थे अर्तुगरुल, और उनकी जिंदगी के ऊपर है। तो अब ये दोनों बेपनाह मुसलमानों में कामयाब होना, इनकी बेपनाह मुसलमानों में कामयाब होने का मतलब यह है कि चाहे मुसलमान नहीं जानते हो, लेकिन सब गैर शऊरी तौर पर अभी तक वो जो दौर था जो बहुत ऊपर गया था, जब उस दौर की चीजें देख रहे हैं जहां पर वो खिलाफत अपने उरूज पर पहुंची थी, उससे ज़हनी तौर पर हैं जुड़े। चाहे वैसे तुर्की के नाम से कोई उनके दिल में नहीं आता हो कि हम कोई तुर्की को पसंद करते, ना पसंद ना नापसंद। तो ये है जुड़े हुए आज भी। दुनिया में और जगहों से और सीरियल और चीजें आती हैं, वैसे नहीं कामयाब होती, इसलिए कि वो एक सुनहरी दौर था वो, और वो सुनहरी दौर खिलाफत उस्मानिया में आया था, जो सबसे ऊंचा आया था। फिर अब ये दोनों मुसलमानों की लीडरशिप चाहते हैं, तुर्की और सऊदी अरब, दोनों को नहीं मिल सकती। एक लीडर बन जाए। इस वक्त एक बहुत अहम बात, और पूरी दुनिया में एक भी लीडर नहीं है। बात यह नहीं कि मुसलमानों में नहीं है, पूरी दुनिया में मुसलमानों में नहीं है, और वर्ल्ड लीडर्स, मुल्कों का लीडर एक भी नहीं है। ये लीडरशिप वॉइड है। जैसे प्रेसिडेंट विल्सन जो थे, वो पूरी दुनिया ने इज्जत की थी उनकी, वर्ल्ड वार के एंड के ऊपर जो निकले थे। मैंने उस पुराने लेक्चर के अंदर तफसीलात बताई, और फिर बड़ी ईमानदारी के साथ में उन्होंने अमन कायम करने की कोशिश की थी, और ईमानदारी के साथ में गरीबी और दूसरी चीजें, दुनिया के मसाइल को हल करने की कोशिश की थी, अपने मफाद के लिए नहीं। वो दौर बहुत अजीब था, पूरी दुनिया के अकेले लीडर बनकर निकले थे। इस वक्त दुनिया का लीडर कोई नहीं, वर्ल्ड लीडर कोई नहीं, मुसलमानों का भी कोई लीडर कहीं नहीं, कोई नहीं। किंग हो जाएंगे लेकिन वो लीडर नहीं जिनके लिए अवाम के दिल धड़कते हो। एक लीडरशिप का वॉइड, एक फुकदान है। मैं ये कह रहा था कि ये दोनों कभी भी, सऊदी अरब ना ये लीडर बन सकते हैं मुसलमानों के, और ना तुर्की बन सकता है, और जाहिर है कोई और मुल्क तो नहीं बन सकता। इनमें लीडरशिप की एक जंग है। ईरान भी नहीं बन सकता, इसलिए कि शिया कम है दुनिया में। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की क्यों नहीं बन सकता, और सऊदी अरब क्यों नहीं बन सकता? तुर्की के पास हरमैन नहीं है। मुसलमानों का लीडर वो होगा जिसके पास हरमैन होगा, मक्का मदीना। नहीं हो सकती कोई, अगर सबका इत्तेहाद हो जाए और मुसलमान किसी के पीछे हो जाए, उसी को खिलाफत कहेंगे। मैं इस खिलाफत की बात नहीं कर रहा, ये जगह जगह यहाँ पर जो खिलाफत के नाम पे मारकाट कर, उसी को खिलाफत कहेंगे कि वो जहां ये इत्तेहाद हो जाए, और दुनिया के मफाद के लिए, दुनिया में हम लाने के लिए, जैसे प्रेसिडेंट विल्सन ने किया था, ईमानदारी के साथ। तो जिसके पास हरमैन शरीफैन नहीं हो, मक्का मदीना, वो दुनिया की मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप नहीं ले सकता, ये तय बात है। सेंटर तो ये है, मरकज ये है, मरकज पे कब्जा है सऊदी अरब का, ये भी नहीं बन सकते। इनके जो पहले आए, बरतानिया लाया था इनको, आले सऊद को, शाह सऊद को। ये आने के बाद अगर इन्होंने जीता था, खुद जीत भी नहीं सकते थे। ब्रिटेन लाया था, उन्होंने बिठाया था, खुद जीत भी नहीं सकते थे। इससे पहले भी जो थे वो इन्हीं के पिट्ठू थे, ब्रिटानिया के, उसको हटा के इनको बिठाया था। वहां से आज तक ये आले सऊद की, सऊदी अरब हो गया, हुकूमत चली आ रही है। ये अगर वहां पर थे तो ये खलीफा भी तो हो सकते थे, खलीफा नहीं, किंग, शाह। खिलाफत के ऊपर लोग मुत्तहिद होंगे, ये नहीं होंगे कि सऊदी अरब के शाह के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं। मुत्तहिद होंगे तो खिलाफत पर होंगे। जब तक वो बाकी लोगों के कंट्रोल से हटकर खिलाफत का ऐलान नहीं करें, और खिलाफत का ऐलान का ये मतलब नहीं कि तुम्हारे कब्जे में सब कुछ, तो फिर सारी दुनिया को साथ लेके चलना होगा ना, ईरान को भी। अगर शिया मान लीजिए 25% या 20% या जितने भी हैं, तो फिर कंट्रोल में 25% नुमाइंदगी उन्हें भी देनी होगी।
वरना तो इख्तिलाफ रहेगा हमेशा। दुनिया की सारी मुस्लिम वर्ल्ड की उसके अंदर नुमाइंदगी होगी, तब होगी खिलाफत, वरना नहीं होगी। और फिर सारी दुनिया की भलाई की बातें भी सोचेंगे, तब खिलाफत होगी, वरना शहंशाहियत है कि जब अपने मुल्क की भलाई की बात सोचेंगे, मेरा मुल्क जिसका मैं, तो वहां ये भी लीडर नहीं बन सकते। इसके बावजूद कि इनकी आपस की जंग के अंदर किसी हद तक कमी आ गई सामने से अभी देखने में, खला को पूरा नहीं कर सकते जब तक खिलाफत नहीं होगी, तो ये भी नहीं बन सकते, ये उसे पूरा नहीं कर सकते। आगे के लिए क्या इम्कानात है और कौन है, हिंदुस्तान के बारे में मैंने बात नहीं की तफसील से, वक्त नहीं है। मैं इंशाल्लाह इसे पूरा करूंगा, इसके बाद के हिस्से को कौन पूरा करेगा। और उसमें इससे, इस सियासत से हमें नहीं मतलब होना चाहिए कि कौन सुपर पावर बनेगा, और ये कोई जुमे का मौजू भी ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन अहम बात यह कि उसमें मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए, हमारा रोल क्या होना चाहिए, और हो सकता है बहुत बड़ा। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो आइंदा जुमे में इस हिस्से को मैं पूरा करूंगा, उसको रोशन डालूंगा। बारकल्लाहु लना व फिल कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।